किसान भाइयों नमस्कार। मैं विनोद कुमार सचान। एक चैनल है हमारा कृषि संस्कृति, बहुत सारे लोग देखते हैं और मेरे जो विषय हैं प्राकृतिक खेती को लेकर के बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी रहते हैं। कई बार लिखित रूप से हर प्रश्न का उत्तर दे पाने में मैं असमर्थ रहता हूँ, क्योंकि प्रश्न बड़ा विचित्र होता है और उसको लिख पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज मित्र मैं आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ा सीरियस मूड में। विषय ये है कि हम पूरे देश का जो मेरा किसान है, पूरे देश के जो किसान हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें बोते हैं और वर्तमान समय में देश के कुछ हिस्सों को छोड़ दो तो ऐसा कोई किसान नहीं है जो बिना यूरिया डीएपी के खेती कर ले। यानी कि हमें फसलों में यूरिया डीएपी डालना एक मेरी मजबूरी हो गई है। फसलों के लिए एक कृषि वैज्ञानिक कहते हैं फसलों को 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। 16 पोषक तत्वों में 3 पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हम लोग देते हैं। यदा कदा कुछ लोग जिंक दे देते हैं, यदा कदा कुछ लोग कभी कभी सल्फ़र का प्रयोग कर देते हैं, कभी कभी कुछ लोग जो है फेरस सल्फेट का प्रयोग कर लेते हैं, वो बात अलग है। लेकिन बहुतायत में देखा जाए तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ही ज़्यादा दिया जाता है। अब फास्फेट चूँकि डीएपी महंगी है इसलिए लोग फास्फेट की मात्रा थोड़ा सा कम और नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। देश में कहा जा रहा है कि किसान प्राकृतिक खेती की ओर आगे आएँ। अब प्राकृतिक खेती का जब विषय आता है तो ये समझा जाता है कि प्राकृतिक खेती का मतलब है कि हम फर्टिलाइज़रों को बंद कर दें, पेस्टिसाइड को बंद कर दें। तो अब फर्टिलाइज़र अगर बंद किया जाए, जैसे कोई किसान सोचे कि हम यूरिया डीएपी पोटास बंद कर दें, तो अगर किसी से कहे कोई कि ये बंद कर दो तो उसको बड़ा अचंभा लगता है कि यार ये कैसे बंद हो सकता है। तो किसान भी ये जान चुका है कि बिना इनके कुछ होगा नहीं। और जो किसानों के साथ बिजनेस करने वाले लोग हैं ना, तथाकथित लोग जो चाहते हैं कि किसान एक बहुत बड़ी मार्केट है और हमें इनके साथ बिजनेस करके ही हमें धनाढ्य बनना है, वो ऐसा प्रचार करते हैं कि इसके बिना कुछ नहीं होगा। दोनों चीज़ें हैं, किसान भी चाहता है, किसान भी समझता है कि बिना यूरिया डीएपी के कुछ नहीं होगा, और अगर कोई किसान ऐसा सोचता है कि नहीं हो सकता है तो उसको वो लोग डिमोरलाइज कर देते हैं जो इसके रहनुमा बने हुए। अब मैं जब कहता हूं कि बिना यूरिया डीएपी के, बिना फर्टिलाइज़र के हो सकता है, तो हमारे किसान भाई ही आपत्ति करते हैं कि सचान साहब ये मुश्किल है। तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि ये फर्टिलाइज़र का जो युग है ये मात्र अभी 70 साल पुराना है। 70 साल पहले हमारे देश में 0.7 मिलियन टन फर्टिलाइज़र यूज होता था। यानी सन 70 के दशक में, मतलब 60 में हरित क्रांति आई, 60-70 यानी कि 10 साल बीतने के बाद हमारे देश में जो रासायनिक उर्वरकों का कंजप्शन था वो 0.7 मिलियन टन था। आज ये फर्टिलाइज़र का उपयोग बढ़ते बढ़ते 47 मिलियन टन के लगभग है। देखिए, सन 50 में हमारे देश में 50 मिलियन टन खाद्यान्न था और आज 2023 में फर्टिलाइज़र का टोटल वॉल्यूम 47 मिलियन टन है। इस बात को ज़रा देखें, 50 मिलियन टन तब खाद्यान्न था और आज हमारा फर्टिलाइज़र जो हम डालते हैं उसका वॉल्यूम 47 मिलियन टन है। अब हम जब इतना ढेर सारा फर्टिलाइज़र ज़मीन में डालेंगे
तो जाहिर सी बात है कि NPK मैं क्या फसल को दे रहा हूँ, NPK एटमॉस्फेयर से या क्लाइमेट में क्या मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। वैज्ञानिकों की भाषा की बात की जाए तो फसलों को 18 पोषक तत्वों की ज़रूरत है। पहले 16 थे, अब 18 हो गए। अब 18 में 3 तो नेचर से मिल जाते हैं, 3 हम देते हैं। 3 में बेसिकली 2 ही देते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो पौधों को 18 पोषक तत्वों की ज़रूरत है और हम 5 का इंतज़ाम है। शेष 12-13 के बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं, यदा कदा मतलब कुछ चंद लोग। तो ये जो हमारा पोषण है उसमें टेस्ट नहीं है। आप यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं लोग, वो फील करते हैं कि बचपन काल में जो रोटी में, सब्जी में, दाल में, चावल में, किसी भी खाद्य पदार्थ में जो स्वाद था वो स्वाद बिल्कुल नहीं है। दूसरा, इस भोजन में पौष्टिकता भी उतनी नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है क्रॉप में। उसके सापेक्ष जो और एलिमेंट थे, जिंक है, सल्फर है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है, मैग्नीज है, ये सब कम है। और ये कम हैं, ये ऐसे सिद्ध होता है कि आज जब मनुष्य बीमार होता है तो उसको ढेर सारी इसी प्रकार के मिनरल्स दिए जाते हैं। मैग्नीज की गोली, मैग्नीशियम की गोली, कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली, चलता है ना, मेडिकल साइंस में यही चल रहा है। तो मुद्दा ये मित्र कि प्राकृतिक खेती तो हमें करनी है, ये तय मानिए कि अगर इसको जल्दी स्वीकार कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, अगर लेट होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। वो कहावत है ना, अब पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो मैं बताना जो चाह रहा हूँ, आज मुद्दा है सॉइल का। कल्पना करिए, जैसे आज लोग कह देते हैं कि मैंने कहा देश के किसान फर्टिलाइज़र बंद कर दें, तो एक उदाहरण श्रीलंका का लोग दे देते हैं कि श्रीलंका में भी प्राकृतिक खेती शुरू हुई थी और देखो धड़ाम से अर्थव्यवस्था गिर गई। अब हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि श्रीलंका आर्थिक रूप से इतना दिवालिया हो चुका था, फर्टिलाइज़र उसने मंगाया ही नहीं, किसानों को बिना फर्टिलाइज़र की खेती करनी पड़ी और इसको कहा गया कि वो श्रीलंका ने जैविक खेती शुरू कर दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ फर्टिलाइज़र नहीं पहुँचा क्योंकि उनके फर्टिलाइज़र को मंगाने की सामर्थ्य नहीं थी लंका के पास। चलिए हम ले चलते हैं आपको, जैसे जो लोग ये कहते हैं कि अगर रासायनिक उर्वरक नहीं डाले गए तो हमारा उत्पादन बहुत गिर जाएगा। ये सारे लोग डाटा बताते हैं 1950 का कि देखिए 1950 में मेरे देश में केवल 50 मिलियन टन था। तो उनके लिए मेरा जवाब है कि मैं कहता हूँ ये देश कोई 1947 में तो पैदा नहीं हुआ, ये देश तो अनादिकाल से है। और जब मैंने इतिहास पढ़ा है तो इतिहास में कहा गया है कि इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस देश को पुरोहित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त था। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था, हम दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करते थे। जब 17वीं शताब्दी तक हम दुनिया में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करने वाले थे, तब क्या मैकेनाइजेशन था? तब क्या इरिगेशन की कोई फैसिलिटी थी? तब क्या कोई फर्टिलाइज़र था? तब क्या कोई पेस्टिसाइड था? तब क्या कोई हाइब्रिड वैरायटियाँ थी? नहीं थी ना। तो तब कैसे होता था? जब हमारा देश दुनिया का 34% खाद्यान्न अकेले पैदा करता था, तब क्या था? तो तब मित्र एक ही चीज़ थी कि जब मेरी धरती माँ जिंदा थी। अब धरती माँ की जब बात आती कि धरती माँ तब जिंदा थी, आज क्या मर गई है? तो यस, आज मर जैसी ही गई है। कैसे? देश के सारे किसानों ने कभी कभी मिट्टी की जांच कराई है, और अखबार में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में सुनते हैं आप, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अब सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन की वैल्यू मात्र 0.3% एवरेज रह गई है। एवरेज में कहीं कहीं तो 0.2% है। जिस ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 1% से अधिक होनी चाहिए, उस ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 0.2 या 0.3 या 0.4 रह जाए, और जिस ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा इतनी कम हो जाए, फिर उस
सॉइल में मैं कहूँ कि मैं विदाउट फर्टिलाइज़र के खेती करूँगा, इस दशा में थोड़ा सा साइंटिफिक भी है, आध्यात्मिक भी। साइंस का तो किस्सा सीधे सीधे है कि अगर आप में सॉइल में ह्यूमस नहीं, आप गेहूं की खेती करेंगे तो फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। कोई भी क्रॉप करेंगे फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, क्योंकि सॉइल में वो सामर्थ्य अब नहीं बची कि पौधों को पाल ले। एक ज़माना था 17वीं शताब्दी में या 100 साल पहले भी चले जाओ कि हमारी धरती माता में जो फसल हम बोते थे उसको पाल लेती थी। जैसे 1950 के दशक में चलिए, 50 और 60 के बीच में ले चलता हूँ। देश के किसी बुजुर्ग से पूछिए कि 1950, 60 और 70 तक क्या कोई किसान रबी में चना, मटर, मसूर, अलसी, राई, जौ में पलेवा करके बोता था? तो पता चलेगा नहीं, तब पलेवा नहीं की जाती थी। क्या किसी फसल में सिंचाई की ज़रूरत थी? तो पता चलेगा नहीं, सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं थी। नहरें निकल चुकी थी। जिनको सिंचाई के साधन उपलब्ध थे वो गेहूं बोते थे, गन्ना बोते थे, और जहाँ सिंचाई के साधन नहीं थे वो चना, मटर, मसूर, अलसी, राई और जौ जैसी फसलें बोते थे। लेकिन जो लोग गेहूं और धान नहीं, गन्ना नहीं बोते थे, उनको पानी की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए, पानी की भी कोई ज़रूरत नहीं थी और फर्टिलाइज़र की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। उस ज़माने में जब किसी से पूछे कि क्या कोई बीमारी लगती थी, क्या कोई ऐसा इंसेक्ट आता था जिसके कारण ऐसा हो कि फसल पूरी नष्ट हो जाएगी, तो ऐसा भी कोई सीन नहीं था। था क्या? था सिर्फ ये कि जो मेरी मातृभूमि है, जिसको धरती माता कहते हैं, जिस पर दुनिया के सभी जीव जंतुओं को पालने का भार है, वो समृद्धशाली थी। 1950 में तो समृद्धशाली थी, 19 और 17वीं शताब्दी तक बहुत समृद्धशाली थी, क्योंकि ज़मीन का दोहन और एग्रीकल्चर का जो सिनेरियो था, ट्रेडिशनल सिस्टम, उसको आग लगाई है अंग्रेज़ों ने। मुग़ल पीरियड 17वीं शताब्दी तक हम मुग़लों के अधीन गुलाम थे, लेकिन तब भी हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, तब भी हम पुरोहित राष्ट्र थे। खैर, मुद्दा मित्र इतना है कि आज बहुत सारे देश के लोग प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, और जब करना चाहते हैं तो एक ही ट्रेंड चल रहा है, जैसे मैं भी उस बारे में बहुत बोलता हूं कि भाई ज़मीन में जीवामृत डालना है। जीवामृत ऐसे बनाया जाता है। अब जीवामृत बनाने में तरह तरह की विधियां हैं। हमें जीवामृत डालना है कि नहीं डालना छोड़ दो। इशू ये है, ऑब्जेक्ट ये है, प्राकृतिक खेती का ऑब्जेक्ट ये है, जीवामृत का ऑब्जेक्ट ये है कि मेरी धरती में ह्यूमस की मात्रा 1% से अधिक जाए, क्योंकि जैसे ही ये माँ जो है समृद्धशाली होती है, समझना बात को, ये धरती माँ जिस पर मैं फसल बोता हूँ, कुछ भी फसल बोलूँ, बाग बगीचे लगा लूँ, फल की खेती करूँ, सब्जी की खेती करूँ या खाद्यान्न फसलों की खेती करूँ, अगर हमारी धरती माँ की प्रॉपर्टीज, धरती माँ का वैभव संपन्नशाली है, यानी कि उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ठीक हैं, ज़मीन के नीचे पानी है, ज़मीन के ऊपर सरफेस में वाटर है, ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 1% से अधिक है, तो क्या दिक्कत है? तो होगा क्या कि आप कोई भी फसल बोलो, ना यूरिया की, किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जुताई भी कम लगेंगी। क्यों? जब ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है तो ज़मीन सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है, फिर 4 जुताई की ज़रूरत नहीं है। आप 1 जुताई के बाद फसल बो सकते। पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी ज़मीन के नीचे 30-40 फुट पर पानी आ जाए तो समझिए 30-40 फुट की गहराई का पानी कैपिलरी सिस्टम से ऊपर को रन करता है और जड़ों की प्यास को बुझा देता है। अगर ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा रिच है तो हम जहाँ बैठे हैं, एटमॉस्फेयर, ये जो क्लाइमेट है, यहाँ ह्यूमिडिटी हमेशा 15%, 12% से कम होती ही नहीं है। ठंड के सीज़न में तो 25% ह्यूमिडिटी ऑलवेज रहती है, और सॉइल में अगर 8% मॉइस्चर है तो फसल सूखती नहीं है।
तो क्या होता है, जब कार्बन ज़्यादा होता है ज़मीन में तो एटमॉस्फेयर की जो ह्यूमिडिटी है वो ज़मीन में प्रेसिपिटेट होती रहती है। सिंपल सी कहानी है। उधर से 30-40 फुट का पानी कुछ कवर करता है, इधर कार्बन की मात्रा जो है उस पानी को लेती रहती है। जैसे जंगल की बात मैं बताता हूँ, मेरे पास और विषय ज़्यादा नहीं है, समझाने के लिए जो विषय है वो यही है कि कोई भला आदमी कभी जंगल चला जाए, जंगल में क्या देखता है। जैसे ये अभी जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में किसी जंगल में जाइए तो सारे प्रकार की वनस्पतियाँ हरी भरी हैं। उनको ना किसी ने फर्टिलाइज़र दिया, ना पानी दिया, ना कीटनाशक डाला, ना फफूंदनाशक डाला। जंगल में सब चीज़ें हो जाती हैं। हमारे खेत में बहुत लाख प्रयास करने के बावजूद भी बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो मुश्किलों का, किसानों की नाना प्रकार की जो मुश्किलें हैं, नाना प्रकार की मुश्किलों का हल केवल एक ही है कि हम अपनी सॉइल को इनरिच कैसे करें, अपनी मातृभूमि की उर्वरता को कैसे बढ़ाएं। अब जब मातृभूमि की उर्वरता को बढ़ाने की बात आती है, कई सारे लोग देश में कई सारे लोग जीवामृत डाल रहे हैं पिछले 7-8 सालों से, और कह रहे हैं साहब मेरा तो प्रोडक्शन हर साल डाउन हो जाता है। मैंने उनसे पूछा, हमने कहा जीवामृत डालते और क्या डालते? बोले बस साहब हम तो 3 बार जीवामृत डालते हैं। हमने कहा जीवामृत क्या होता है? बोले जीवामृत ये होता है। हमने कहा जीवामृत डालते क्यों? बोले आजकल बताया जा रहा है। पता कुछ नहीं, बस जीवामृत डालते हैं। तो मित्र है क्या, जीवामृत सिर्फ इसलिए डालते हैं कि पिछले 50 साल, 30 साल, 40 साल से हमने इस सॉइल में नाना प्रकार के ऐसे पेस्टिसाइड डाले हैं दीमक मारने के नाम पर, या जड़ की सूंडी को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए, भूमि शोधन के नाम पर कुछ ऐसे इनपुट डाले हैं जिसकी वजह से सॉइल में जो मिलियंस टाइप के माइक्रोब्स हैं, जो सैकड़ों प्रकार के सूक्ष्म जीव या बड़े बड़े जीव हैं, केचुआ है, दीमक है, गोबरैला है, ये सब मर गए। और जब ये सब मर जाते हैं तो ये जब फसल मैं हार्वेस्ट करूंगा तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो ज़मीन में छूट जाता है ना, जड़ के नीचे का, ऊपर तने का भाग, कुछ जड़ का भाग। अब ये जो मटेरियल, इसको कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अब ये कार्बनिक पदार्थ मेरी सॉइल में है, लेकिन ये कार्बनिक पदार्थ ज़मीन के कभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस कार्बनिक पदार्थ से जो फाइनल भोजन बनने वाला है फसलों की, उसी का नाम है जीवांश, ह्यूमस। ये जो कार्बनिक पदार्थ सॉइल में पड़ा हुआ है, इसको फर्दर प्रोसेस करके ह्यूमस में कन्वर्ट करने की जितनी भी मैकेनिज्म है, उसमें है केंचुआ है, दीमक है, गुबरैला है और ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो नहीं है। तो हम उनकी पुनर्स्थापना तो जीवामृत के माध्यम से कर देते हैं, लेकिन वो खाएंगे क्या? एक छोटी सी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ था खेत में, वो जो जीवामृत के माध्यम से जीवाणु आपने डाले, उन्होंने उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद वहाँ कार्बनिक पदार्थ बचा नहीं, और आप हैं कि जीवामृत बार बार डालते चले जा रहे हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, कई बार किसान क्या करता है, जीवामृत तो डाल दिया, फसल में कोई फिर इंसेक्ट की प्रॉब्लम आई, ऐसी दीमक की प्रॉब्लम आई, फर्दर फिर उसने क्लोरोपाइरीफास डाल दिया। अब पूरी बात वो नहीं समझ रहा, वो तो ये कहता है जीवामृत डाला था। तो मित्र, ये जो धरती माँ है, मैं फिर बोलता हूँ, अब आप वेदों में जब जाएंगे, दर्शन पढ़ेंगे, तो दर्शन में क्या कहा गया है कि ये माँ जो है ना, माँ के बिना कुछ नहीं है। और माँ अगर ये जिंदा है, माँ अगर ये संपन्न है, अब किसी किसान के पास 5 एकड़ की माँ है, किसी किसान के पास 10 एकड़ का टुकड़ा है, किसी किसान के पास 2 एकड़ का टुकड़ा है, तो उसका धर्म ये है, प्राकृतिक खेती की ओर जब बढ़ता है तो एक ही ऑब्जेक्ट है पहले, कि हम अपनी सॉइल को कैसे इम्प्रूव करें, सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इन्हेंस करें। क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी जैसे ही बढ़ेगी, वैसे ही फर्टिलाइज़र की डिमांड होगी, कम होगी, वैसे ही जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल सॉइल में होंगे तो सॉइल बोर्न डिजीज लगने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अगर खेत के आसपास की बायोडाइवर्सिटी मेरी मेंटेन है,
तो इंसेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी क्या है मित्र कि किसान समझना नहीं चाहता और लोग उसे समझने देना नहीं चाहते। दो चीज़ें हैं, किसान कृषि की हकीकत को समझना नहीं चाहता और किसानों के साथ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, चाहे फर्टिलाइज़र का, चाहे पेस्टिसाइड का, चाहे मैकेनाइजेशन का, चाहे बोरिंग का सामान बेचने वाले हों, कुछ भी बेचने वाले हों, वो ये नहीं चाहते कि किसान कृषि के सत्य को जान ले। क्यों? उन्हें पता है कि जैसे ही किसान कृषि के सत्य को जान लेगा और अपनी ज़मीन की उर्वरता को ठीक करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ा देगा, वैसे ही मेरी फर्टिलाइज़र की दुकान, मेरी पेस्टिसाइड की दुकान, मेरा बोरिंग का सामान, मेरा मैकेनाइजेशन का पूरा कारोबार ठप हो जाएगा। अब मैं विनोद कुमार सचान तो मैंने तो बीड़ा उठाया है कि मैं तो किसानों को जागरूक करूंगा। अब आपकी मर्जी है, आप जागते हैं कि नहीं जागते हैं, लेकिन ये तय मानिए मित्र कि ये जो समय आज का है, कलयुग का आखिरी मैं मानता हूँ। मतलब आप कुछ लोग कहेंगे कि क्या आपको पता है कि कलयुग तो अभी बहुत साल चलेगा, लेकिन मेरी जो समझ है, या आप भी अगर आंख बंद करके सोचेंगे तो पाएंगे कि पानी का दोहन जिस गति से हो रहा है, देश के बहुत से हिस्सों में तो पानी खत्म जैसा ही है। भूमि की उर्वरता का दोहन जिस गति से हम लोग कर रहे हैं, भूमि की उर्वरता का दोहन ही बता रहा है कि आपको वर्ष दर वर्ष फर्टिलाइजर की डोज बढ़ानी पड़ रही है, पेस्टिसाइड की मात्रा वर्ष दर वर्ष अधिक डालनी पड़ रही है। इसके बावजूद देश का 80% किसान कर्ज में डूबा है, यानी सरकारी बैंकों का कर्जा है। जमीन के आधार पर जिसकी जैसी CCL लिमिट बनी है, उसके आधार पर किसान के पास कर्जा है। जबकि जब मैं बात करता हूं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज के ठीक 70-80 साल पहले तक आज जिस किसान के पास 1 लाख का कर्जा है, उस किसान के पास 70 साल पहले 2-3-4 किलो चांदी और 10-20 तोला सोना गरीब के घर में भी होता था। सब बिक गया और कर्जदार हो गया। मैंने एक बार इसी विषय में बोला था कि किसानों को शकुनियों के साथ जुआ खेलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि किसानों के साथ जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं, वो सब किसानों को जुआ खिला रहे हैं। किसान को अगेन एंड अगेन लालच देते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रॉब्लम है, कहीं मिर्च में प्रॉब्लम, कहीं टमाटर में प्रॉब्लम, कहीं सेव में प्रॉब्लम, कहीं गन्ने में प्रॉब्लम। तो वो बेचने वाली एजेंसियां नाना प्रकार के लालीपाप देती हैं, ये डालने से ये हो जाएगा, ये डालने से हो जाएगा, ये डालने से हो जाएगा, उत्पादन 2 गुना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम लालच में आते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा उस निवेश में लगा देते हैं। और होता क्या है, वो निवेश हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को खराब कर देता है। और जो सपना हमको दिखाया गया था, वो सपना पूरा होता नहीं है। तो मित्र, खेती में 2 चीज़ें हैं, मैं आज बता रहा हूँ आपको। पूरा देश का किसान नाना प्रकार का जो भी फसल बोता है, उसका उन्नतशील बीज प्राप्त करना चाहता है। हर किसान तड़प रहा है कि पंतनगर से, कानपुर से, फैजाबाद से, वहाँ से हाई यील्डिंग वैरायटी मिल जाए। चलो, हाई यील्डिंग वैरायटी ले आए आप, अथक प्रयास करने के बाद आपको हाई यील्डिंग बीज मिल गया। लेकिन कभी सोचा है मित्र कि बीज का अच्छा होना एक बात है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति का अच्छा होना दूसरी बात है। अगर हमारी मातृभूमि में सामर्थ्य है, अच्छी सामर्थ्य है, और अब आप अच्छा बीज लाए हों तो ओके, आपको मन मानसिक उपज मिलेगी। लेकिन अभी क्या है, अभी तो बीज तो आप प्लांटिंग मटेरियल तो अच्छा ले आए, लेकिन ज़मीन की ताकत नहीं है कि उतने अच्छे बीज को पाल सके। और फिर क्या करते हैं आप, फिर आप चूँकि पौधा ग्रो नहीं कर रहा है, तो फिर आप संतुलित पोषक तत्व के नाम पर यूरिया, DAP, पोटास पर फिर चले जाते हैं। और जैसे यूरिया, DAP, पोटास जाते हैं तो वो 18 पोषक तत्वों के बीच का जो इम्बैलेंस है, वो क्रॉप में एक नई प्रॉब्लम शो करता है।
वो आपको बीमारी लगती है, फिर आप फंजीसाइड डाल देते हैं। चूँकि बायोडाइवर्सिटी वीक हो गई, खेत में चिड़ियाँ नहीं हैं तो इंसेक्ट भी लग जाता है, आप इंसेक्टिसाइड डाल देते हो। बीमार मेरी माँ थी और इलाज मैं फसल का कर रहा था, और बाद में ये करते करते इलाज कराने में खुद पहुंच गया अस्पताल। एक है साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। मित्र, मैं कहता हूँ कि ये जो धरती माँ है, पंच महाभूत का एक अंग है धरती भूमि, और भूमि के ऊपर 84 लाख योनियों के जीव जंतुओं के लालन पालन की जिम्मेदारी है। हम सोचते हैं खेती करके मुझे अपने परिवार का लालन पालन करना है, लेकिन ज़मीन को जो ऑब्जेक्ट दिया है परमात्मा ने, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, धरती को निर्देश है कि धरती में रहने वाला कोई भी जलचर, थलचर, नभचर, कोई भी भूखा सोने ना पाए। और अगर हम मनुष्य होने के बाद अगर इस बात पर मुझे यकीन है कि वास्तव में ये मेरी माँ है और यही मेरा लालन पालन करती है, और अगर मैं माँ को कंसीडर एक बार ढंग से कर लेता हूँ, माँ की उर्वरता का दोहन नहीं करता हूँ, माँ के नीचे जो पानी है उसका दोहन नहीं करता हूँ, माँ को हरे भरे वृक्षों से ढक के रखता हूँ, ऐसा कुछ भी, क्योंकि मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। इस धरती में 84 लाख योनियों की रचना के बाद तब मनुष्य योनि की रचना हुई है। अगर यहाँ मनुष्य ना होता तो ये धरती बहुत खूबसूरत होती। तो चूंकि हम परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, और मेरी जिम्मेदारी यही है कि हे मनुष्य, तू इस भूमंडल का स्वामी है और तुमको ये सब कुछ देखना है। और मैंने क्या सोचा कि धरती मेरी है, धरती में खड़ी हुई सारी वनस्पतियाँ मेरी हैं, मेरे मन मुताबिक अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसको मार डालना है, खरपतवार को मार डालना है, इस इंसेक्ट को ख़त्म कर देना, इसको ख़त्म कर देना, इसको ख़त्म कर देना, ये पेड़ों को काट देना, ये छाया मारते हैं। तो जिन किसानों ने अपने खेतों के मेड़ काट डाले कि अब छाया कोई नहीं मारता, फिर वो किसान आत्महत्या क्यों करता है? ध्यान रखिए मित्र, धीरे धीरे बहुत सारे किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी, और क्यों ना करे, जिसकी माँ मृत हो जाएगी उस किसान को तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस किसान ने अपनी माँ को जिंदा रखा हुआ है उस किसान को कभी आत्महत्या की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिसकी माँ अच्छी होगी, जिसकी माँ में ह्यूमस की मात्रा खूब होगी, जिसकी माँ का थोड़ा सा हिस्सा हरे भरे पेड़ों से ढका होगा, जिसकी ज़मीन के नीचे पानी होगा, जिसके पास जलाशय होगा, उसको फिर अपनी फसलों में किसी निवेश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्राकृतिक खेती का मूल मंत्र है, प्रकृति के वैभव को कैसे ठीक किया जाए। प्राकृतिक खेती का मतलब जीवामृत नहीं है, प्राकृतिक खेती का मतलब नैनो यूरिया नहीं है, प्राकृतिक का मतलब खेती का मतलब कोई कंसोर्सिया नहीं है, प्राकृतिक खेती का मतलब कोई चूँकि मैं बोल रहा हूँ, इस जमीन में मिलियंस टाइप के जीवाणु हैं, आज तक वैज्ञानिकों को पता नहीं है। मैंने 87 में जब MSc किया तब मैं केवल राइजोबियम को जानता था, आज ऐसे 18-20 प्रकार के बायो फर्टिलाइजर हैं। और मैं क्या कहता हूँ, इस ज़मीन में लाखों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लाखों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक कंसोर्सिया इस ज़मीन को कुछ कर पाता है, कुछ दे पाता है। सिंगल ट्राइकोडर्मा, सिंगल ब्यूबेरिया, सिंगल माइकोराइजा, सिंगल सूडोमोनास, ये जो सिंगल है ना, इनकी कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए मैं जीवामृत में जंगल की मिट्टी की बात करता हूँ, क्योंकि जंगल में वो समस्त जीव हैं, जंगल में वो समस्त प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो ज़मीन में होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है मित्र कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।